चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। तो इसका जितना भी बेसिक चीज़ है पहले समझ लेते हैं, तब जाकर हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। एपी का जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार से लिखा जाता है, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, फिर तीसरा पद होता है। एपी का पहचान क्या है कि एक निश्चित पद उसमें क्या होता है, जुड़ते जाता है। कहने का मतलब इसमें इसका अगला पद कैसे मिला, तो इसमें डी जुड़ने से, फिर इसमें डी जोड़ दिए तो उसका अगला पद मिल गया, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो उसका अगला पद मिलेगा। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने से क्या होता है, उसका अगला पद प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्लियर है। एपी में एनवा पद निकालने का यह फार्मूला होता है। एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें कौन क्या होता है नीचे पे, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में क्लियरली लिखा हुआ है। वैसे ही एसएन का फार्मूला होता है, एसएन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये एन पदों का योग का फार्मूला होता है। क्या होता है, एन पदों का योग का फार्मूला होता है। जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको याद रखना जरूरी है कि यदि ए बी सी तीन गो एपी में है, तीन पद क्या है एपी में अगर दिया हुआ है, ए बी सी अगर तीन पद एपी में दिया रहता है, तो इसका फार्मूला होता है जो बीच वाला पद होता है वो अंतिम दो पदों का, पहला और अंतिम पदों का योग बटे कितना, 2 के बराबर होता है। तो ये रिलेशन याद रखना है। इसका यूज करके हम लोग बहुत सारा का आंसर निकालते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो ए है उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। एन जो होता है ये पदों की संख्या होता है। डी जो होता है सारे अंतर होता है। एन जो होता है एनवा पद होता है। एसएन जो होता है एन पदों का क्या होता है, योगफल होता है। एसएन जो होता है एन पदों का योगफल होता है। तो ये इतना चीज़ है, इसमें याद रखा जाए, और इतना ही चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना बहुत ज़्यादा है इसमें एपी में। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब का सब 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा सारे अंतर कितना 2 दिया है, तो प्रथम पद क्या होगा बताना है। तो ये क्वेश्चन में सिंपल चीजें पूछा है, बोला है कि पांचवा पद का मतलब क्या है, एनवा पद हम लोग लिखते थे, एनवा पद को एन से लिखते थे, पांचवा पद को कैसे लिखेंगे, A5, क्या लिखेंगे इसको, A5 लिखेंगे। और तो पांचवा पद कितना दिया है, तो पांचवा पद 11 दिया हुआ है। क्लियर है। इसका सारे अंतर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। डी का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो पूछा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद क्या होता है, ए को बोलते हैं। तो ए का मान इसका क्या करना है, निकालना है। अब आ जाते हैं, हमको पता है कि एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, लेकिन यहाँ पर एन की जगह क्या है, जैसे एन का फार्मूला लिखते हैं तो एन की जगह यहाँ पर एन लिखते हैं। एन की जगह यहाँ 5 है तो 5 लिखा गया, 5 माइनस 1 इंटू डी होता है, डी लिख दिया बराबर 11। इसमें से ये डी दिया हुआ तो ए निकाल लेना है। मुझे पता है 5 में से घटेगा 4, और डी का मान कितना 2 है, तो 2 रख देंगे बराबर 11। इधर ये 4 गुना के 8 है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस जाएगा तो कितना 3 बचेगा। तो पहला पद जो निकल के आ रहा है क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए इधर करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस ये एक फार्मूला यूज करना था और इसमें रख देना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। दिया हुआ समांतर श्रेणी में ये n पदों का योग दिया हुआ है, तो छठा पद हमको क्या करना है, निकालना है। n पदों का योग दिया हुआ है तो छठा पद हमको कैलकुलेट करना है। बेसिकली अगर n पदों का योग दिया हुआ है तो हम n पदों का योगफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। तो ये एनवा पद का फार्मूला होता है, और यही एन पदों का योग दिया हुआ है साथ में कितना है, तो यही एन पदों का योग दिया हुआ है n² प्लस 2n प्लस 1। ये एन पदों का योग मेरे पास दिया हुआ है। क्लियर है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमको इसके साथ इसका तुलना करना है। इसमें n दिख रहा है तो सबको इसमें n² n के पद में इसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले अंदर वाला को जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। इसको बराबर इधर लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आ जाएंगे तो 2a, डी से गुना होता क्या लिखेगा, dn, डी में -1 से गुना होता -d। इधर जैसे वैसे रख देंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं लेंगे। इसमें तुलना करना है दोनों तरफ। अब यहाँ पर n/2 है। अब इसका गुना करेंगे 3 गो पद के साथ, तो इसमें इससे गुना होगा तो 2 कट जाएगा तो an बचेगा।
इसमें से गुना होगा तो क्या बचेगा d/2, ये 2 आएगा, ये d आएगा, ये n में n से गुना होगा तो n² हो जाएगा। इसमें से गुना होगा तो यहाँ पे कितना है d है, और इसमें से गुना होगा तो -d/ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर सिर्फ n बच रहा है तो यहाँ पे n लिख देंगे। बराबर में इधर है n² + 2n+1। अगर हम इस चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर तुलना करने का बात हो रहा है तो हमको कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, इसलिए कि इसमें अचर पद इसमें एक भी नहीं आया, और उसमें अचर पद दिया हुआ है कितना है 1 है। तो जब तक अचर पद नहीं रहेगा हम लोग तुलना तो कर नहीं सकते हैं। डिफिकल्ट तो दिख रहा है, जब तक अचर पद इसमें नहीं आएगा तो हम लोग तुलना कर नहीं सकते, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है। सम ऑफ द AP विथ n टर्म n² + 2n+1 देन 6 टर्म इज द छठा का टर्म क्या होगा बताना है, अगर n पदों का योग दिया हुआ है तब। तो ये हमको तो कोई ना कोई मिस्टेक लग रहा है, इतना तो होगा नहीं। n² 2n+1 n² 2n। अच्छा एक चीज़ कर सकते हैं, n+1 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। n+1 का द होल स्क्वायर n, इसलिए कि n² + 2n+ फार्मूला है n+1 का द होल स्क्वायर, उसमें चेंज कर सकते हैं तो ये n पदों का योग होगा। लेकिन उससे कोई फ़ायदा बेनिफिट तो हमको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन में गलती है। n/2 × 2a + n-1 × d, यही फार्मूला होता है। a+ एक लास्ट टर्म के टर्म में भी होता है, a+n के पद में भी होता है, वो भी फार्मूला यूज करते हैं तो निकलने वाला। तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती दिया हुआ है, तो इसको अभी हम काट के चल रहे हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का पहचान क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का पहचान होता है कि हमेशा क्या होता है, उसका पहला वाला पद में समान संख्या जुड़ते हैं तो उसका अगला वाला पद मिलता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 6, फिर इसमें 6 जोड़ने से 9 आएगा क्या, और बेशक इसमें क्या है, इसमें 2 जोड़ने से 9 आ रहा है, इसमें फिर इसमें क्या जोड़ने से 16 आएगा 7। तो ये अलग अलग संख्या जोड़ने से अगला पद मिल रहा है, मतलब क्या है AP में ये नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, हमको पता है ये x में x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3x में x जोड़ेंगे तो 3, मतलब इसमें समान संख्या जोड़ने से क्या हो रहा है, अगला पद मिल रहा है। तो ये किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो आगे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है समान संख्या जोड़ने से क्या और अगला पद मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा। और भी बहुत सारा तरीका अपनाया जाता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा में से फिर दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, अगर सेम संख्या मिलेगा तो क्या होता है AP में होता है, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब अगर बात करते हैं, बोला है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, तो ये भी वही क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख ले कि कौन यहाँ पर किसका साथ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इसमें 1 जोड़ेंगे, अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो मतलब समान संख्या जोड़ने से क्या है, ये अगला पद मिला है, मतलब ये AP में है। लेकिन पूछा है कौन AP में नहीं है। इसमें 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, समान संख्या जोड़ने से मिलेगा, मतलब ये भी AP में है। इसको अगर देखेंगे, इसमें समान संख्या जोड़ने से क्या मिल रहा है, इसमें 3 जोड़ने से 3 जोड़ने से 3 जोड़ने से, तो ये भी क्या AP में, तो यही एक है जो कि AP में नहीं है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट। पूछा है कि कौन सा AP में नहीं है, तो अब है कि यही दिख रहा है कि ये AP में नहीं है, इसलिए 2 दूना 4, यहाँ पर 16 होगा, 36 होगा, क्योंकि कोई भी AP वाला पद हमको देखने को नहीं मिले। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है 1, 4, 7, 10 प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है। देखिए योगफल निकालने के लिए सिंपल हमको क्या पता होना चाहिए, तो पदों की संख्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, सारे अंतर D का मान पता होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ से A का जो मान है कितना, प्रथम पद इसका क्या है, A है। D जो होता है, D कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, या देख लेते हैं कौन सा संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो वही D होता है। तो 4 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो 3, तो D का मान कितना आ गया 3। N का पद कितना पदों का निकालना है, 20 पदों का, तो N का मान कितना है 20 है।
अब हम पद योगफल का फॉर्मूला पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है। तो सबका यहाँ पर मान रख देंगे, मोल 20 पदों का चाहिए, तो n की जगह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20/2 2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, प्लस यहाँ पर 20 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर कट के हमको पता है कि 10 आ जाएगा, अंदर का ये 2 आएगा, ये बचेगा 19, 19 में 3 से गुना होगा तो 57 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 57 और 2 कितना 59, 59 में 59, ये 57 2 59, 59 में 10 से गुना होगा तो एक जीरो लग जाएगा, तो 59 पे एक जीरो लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश नहीं करना है, जहाँ पे लगेगा कि हमको यहाँ पे कम लिखने से काम चलेगा तो वहाँ पे कम लिख के ही आंसर निकालने की कोशिश करना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि अगर ये एपी में है तो पी का मान ज्ञात करना है। अभी थोड़ा देर पहले ही एक चर्चा किए थे और ये हर एक साल लगभग देखने को मिलता है कि इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पद आपको दे देगा, अब बोलेगा कि अगर ये एपी में है तो इसका मान ज्ञात करें, कोई ना कोई एक चर के रूप में रहेगा जिसका मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको 3 को पद दिख रहा है, p+1, एक 2p+1, एक 4p-1, 3 पद दिया हुआ है और 3 पद किस में एपी में है। तो जब 3 पद एपी में होता है तभी थोड़ा देर पहले फार्मूला बताए थे कि जो बीच वाला पद होता है प्रथम और अंतिम वाला पद का क्या होता है, योगफल/2 हो जाता है। बीच वाला पद कितना है 2p+1 है, बराबर ए का मान कितना है p+1 और प्लस सी, तो सी का मान कितना है 4p-1 है, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2p+1 यहाँ p में p से जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 और p और 1p 5p, और ये एक क्या प्लस माइनस में कट जाएगा, बटे में 2 है, ये 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुन्ना में, और जब ये गुन्ना में आएगा, जब ये इधर से ये गुन्ना में आएगा तो ये दोनों के साथ गुन्ना होगा तो 2 में 2p से गुना होगा तो 4p और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बराबर 5p। ये 4 को p है इधर, तो हमको p का मान निकालना है, इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि 4 में से इधर p का मान जाएगा घटेगा तो 5p में से 4p घट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 2 इधर वाला, ये घटेगा तो p बचेगा, तो p का मान कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देख एक समांतर श्रेणी एक एपी दिया हुआ है, बोला है सारे अंतर ज्ञात करते हैं। ये बहुत आसान है, सभी को लगभग पता ही है कि सारे अंतर क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देते तो वही सारे अंतर होता है, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना 4 बचेगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बनाने वाला है जो कि देखते ही क्या कर सकते हैं आंसर बता सकते हैं। अगर ये सब टाइप का क्वेश्चन अगर छोड़ के आते तो मतलब क्या है कि आपको जानकारी बहुत कम है, इसीलिए बोले कि ये सिर्फ आप इस वीडियो को देखना है, जितना कंप्लीट बताया गया इसमें पूरा सिलेबस का डिवीजन कराया गया और इसमें आपको जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सब लगभग डिस्कशन कर दिया गया है। आप इसको पूरी तरह से जो याद करने के लिए बोले उसको याद कर लीजिए, तो देखिए फिर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी फिर से एक एपी दिया हुआ है और एपी का बोला है कि कौन सा पद 38 है, इसमें कौन सा पदवा है जो कि 38 है, मतलब इसमें कौन सा पद जो है 38 है। हम मान लेते हैं कि पता नहीं है कौन सा पद 38 है, तो हम एनवा पद मान लेते हैं क्या है 38 है। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी बराबर कितना 38। इसमें ए जो होता है प्रथम पद यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर 5 रख देंगे, प्लस एन हमको निकालना है कि कौन सा पता करना है कौन सा पद, डी क्या होता है तो दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो 8 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर 38। एन का मान निकालना था, पहले ये 5 प्लस में उधर लेके चले जाते हैं माइनस में, तो n-1 इंटू 3 बराबर 38 माइनस क्या हो जाएगा 5। 38 में से अगर 5 घटा देते हैं तो 38 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप देख सकते हैं 38 में से 5 घटाएंगे तो ये 33 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू 3 बराबर 33। हमको पता है कि ये 3 जो है पूरा के साथ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर क्या होगा 33/3 और 3 से 33 11 मरतबे कटेगा। ये एक इधर माइनस में हमको n का मान निकालना तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये जुड़ जाएगा तो n का मान कितना 12 हो गया, मतलब 12वां पद का मान कितना होगा 38 होगा। 12वां पद का मान कितना होगा 38 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब
अब चलिए, अब हम लोग को थोड़ा सा जानकारी लेना है किसके बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो देखिए जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छा सा ये एक टेबल प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आपको कहीं पर ये देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इसमें देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको लिख देते हैं। इसमें कंडीशन में क्या है, तो पहला है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। उसके बाद है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तीसरा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। ये आप पूरी तरह से टेबल को रट जाइए, हम गारंटी देते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा, अधिक भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 2025 में इस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2026 में हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन रहे। 2025 में कम क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, इसको पूरी तरह से आपको रट जाना है। जब ये दो रैखिक समीकरण दिया जाएगा तो दो रैखिक समीकरण इसी रूप में रहेगा, आपको इसी रूप में दो रैखिक समीकरण रहेगा। पहला समीकरण का जो x y का गुणांक होगा a1 b1 होगा, अचर पद इसका c1 होगा। दूसरा समीकरण का जो x का गुणांक होगा a2 b2 होगा, अचर पद क्या होगा, c3 होगा। जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अनुपात इसका जांच करते हैं, तो अगर अनुपात इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, ज़रा कम लेंदी फेंदी कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो अगर से इसके बाद ही लीजिएगा। अगर ये अनुपात बराबर नहीं होता है, पहला ही दो अनुपात बराबर नहीं हुआ, तो इसका जो हल होगा, कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, और इसको हम लोग और नाम से जानते हैं अद्वितीय हल भी इसको हम लोग कहते हैं। जब ऐसा समीकरण का ग्राफ का बात करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि इसका दोनों का ग्राफ जो होगा किसी एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए इसका हल कितना होता है, केवल एक हल होता है। हम लोग ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, तो ऐसे समीकरण को संगत कहते हैं, या इसको एक और नाम से जानेंगे अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण को संगत कहते हैं या अविरोधी कहते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पे आता है कि अगर a1/a2 का अनुपात बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इस केस में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता था। इस प्रकार के जो समीकरण होगा उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। और ग्राफ का बात करेंगे तो दोनों का ग्राफ कैसा होता है, समांतर हो जाता है। मतलब एक ग्राफ ऐसा होगा तो दूसरे ग्राफ इसके समांतर जाएगा, और एक दूसरे को कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समांतर होता है। इसी कारण से जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, इसलिए इसका क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और इसका बात करते हैं तो इसका जो समीकरण होता है क्या होता है, असंगत होता है। अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये विरोधी होगा। क्या होता है, विरोधी होता है, अविरोधी नहीं होगा। अब इसका जो समीकरण होता है कैसा होता है, असंगत होता है। तो देखिए जिसका भी हल होता है उसको हम लोग संगत कहते हैं। ये दो केसेस में हल होता है तो इसको दोनों को संगत कहते हैं, और जिसका हल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत के नाम से जानते हैं। अब अगर ये तीनों अनुपात बराबर हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तो इस केस में जो हल होता है कैसा हल होता है, तीनों अगर अनुपात बराबर होता है तो अनेक हल हो जाता है, अनगिनत हो जाता है। अब इसका ग्राफ का बात करते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, समपाती होता है। समपाती का मतलब क्या होता है कि अगर इसका एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है तो दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर हमको देखने को मिलता है, दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर देखने को मिलेगा, तो इस पर बहुत सारे बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए इसका जो हल होता है कैसा हो जाता है, अनेक हल हो जाता है। अपरिमित रूप से हम लोग बोलते हैं कि इसका अनेक हल होता है, और इसका हल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी संगत कहते हैं। लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, किसका नाम से जानते हैं, आश्रित बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित के नाम से जानते हैं। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो आप ये पूरा टेबल जरूर याद कर ले, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, इसके कितने हल होंगे। तो जब समीकरण दे दिया तो पहले कंडीशन चेक करेंगे। जब समीकरण दे ही दिया तो पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, तभी जाकर हल बताएंगे। कंडीशन में हम लोग सबसे पहले तो लिखने आना चाहिए a1 भी, जो x के आगे होता है उसको हम लोग a1 बोलते हैं। x के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या मानते हैं हम लोग, तो इसके जब x के आगे कुछ नहीं है तो उसको 1 लेते हैं। यहाँ y के आगे तो उसको b1 बोलते हैं, तो 2 है, और c1 जो होता है अचर पद होता है जो कि 3 है। ये लिखना जरूर आना चाहिए। a2 का मान 3 है,
B2 का मान 6 है और C2 का मान कितना है 9 है। तो ये इतना जरूर इन्फॉर्मेशन आपको लिखने आना चाहिए कि A1 B1 C1 का मान और A2 B2 C2 का मान क्या है। ठीक, इतना इन्फॉर्मेशन जरूर लिखे आना चाहिए। अब अनुपात चेक करते हैं, तो पहले A1/A2 निकाल लेते हैं। A1 का मान है A और A2 का मान है 3, तो ये 1/3 आ गया। कोमा देकर दूसरा निकालते हैं, A2/B2 का निकालते हैं। A2 का मान है, सॉरी उल्टा लिख दिए, क्या लिखना है, B1/B2। तो B1 का मान है 2 और B2 का मान यहाँ पर 6 है, ये भी कटेगा तो ये क्या आएगा 1/3। मतलब ये दोनों बराबर आ गया, तो तीसरा चेक करने की जरूरत है। अगर पहला ही 2 बराबर नहीं आता तो कुछ भी आगे चेक करने की जरूरत नहीं था, उसी से हमको हल पता चल जाता। लेकिन अगर यहाँ से ये आ गया तो अब यहाँ पर लिखेंगे C1/C2। तो C1 का मान अगर देखेंगे ना, C1 का मान कितना है 3 है और C2 का मान कितना है 9 है। इसको काटेंगे 3 का मेरे को 3 थी, तो ये भी क्या आ गया 1/3। अब हमको देखने को क्या मिला है, तीनों के तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 क्या और बराबर हो जाता है C1/C2 के, तब उसका हल कैसा होता है, तभी हम लोग तुरंत देखे थे, पर उसका हल होता है अनेक हल होता है। अनेक हल मतलब क्या, अनगिनत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अनुपात चेक करके बता सकते हैं कि इसका हल कितना होगा, अनगिनत होगा, कोई हल नहीं होगा कि एक हल होगा। क्लियर है, तो अनुपात चेक करके बताना आना चाहिए आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप बात करते हैं दो रैखिक समीकरण लेखाचित्र यदि समांतर है, मतलब लेखाचित्र मतलब वही ग्राफ। तो बोला जा रहा है कि अगर ग्राफ समांतर होता है, तभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए थे, जब ग्राफ समांतर होता है तो उसका हल कैसा होता है, तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे टेबल में कि जब ग्राफ समांतर होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। जब ग्राफ समांतर होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। समपाती होता है तो अनेक हल होता है, और अगर बात करते हैं प्रतिच्छेदी होता है तो केवल एक हल होता है। तो आपको ये पूरी तरह से रटा हुआ होना चाहिए, इसका कोई हल नहीं होता है। तो 1 2 अनगिनत दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं था, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे समीकरण रैखिक समीकरण युग में दिया हुआ है। अब ये बताना है कि संगत है कि असंगत है कि आश्रित है। आश्रित किसको बोल रहे थे, तो आश्रित हम लोग ये संगत और आश्रित दोनों को बोला जाता है, लेकिन आश्रित स्पेशल बोला जाता है समपाती वाला केस में। कब बोला जाता है, समपाती मतलब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर होता है C1/, मतलब जिसका अनेक हल होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आश्रित के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये होगा A1 का मान, ये होगा B1 का मान, ये होगा C1 का मान। ये माइनस साइन के साथ हमेशा बताया जाता है। ये होगा A2 के मान, ये होगा B2 के मान और ये होगा C2 के मान। हमेशा माइनस साइन के साथ बताएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं, हमको चेक करना है अनुपात। तो लिख लेते हैं पहले A1/A2 ही लिख लेते हैं। A1 का मान है कितना 5, A1 का मान है 5, A2 का मान है 7। इसका 5/7 ही कोई कटेगा तो नहीं। B1/B2 चेक कर लेते हैं, B1/B2। B1 का मान है -4, B2 का मान है 6। ये देखो ये कट के इसके बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब पहला ही 2 अनुपात बराबर नहीं हुआ, मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर पहला ही 2 अनुपात बराबर नहीं आया तो तीसरा चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका एक हल है, केवल एक और एक हल है। और जब एक हल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत के नाम से जानते हैं। उसका समीकरण युग में कैसा होता है, संगत होता है, आश्रित नहीं कहते। आश्रित हम लोग किसको बोल रहे थे, जब उसका अनेक हल होता है तब, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिर्फ संगत कहेंगे। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है। सांख्यिकी में हम लोग बेसिकली जो बेसिक सांख्यिकी होता है, जो 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में अलग अलग टाइप का पूछा जाता है, अलग अलग हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं वो पूछा जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। क्लियर, तो हम लोग को जानना क्या है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल से। मान लें 7 है, 8 है, 3 है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, 3 है, 2 2 4 2 6 2 8। एक और ले जाते हैं, 5 है, 5 है, चलो 5 है क्या, इसमें 5 है। अब देखिए ये एक क्या है, ये एक हम लोग का डाटा दिया रहता है, ये एक प्रेक्षण दिया रहता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी चीज़ का ये एक प्रेक्षण दिया हुआ है।
अगर हमसे बोला जा रहा है कि माध्य निकालें, हमसे क्या बोला जा रहा है, माध्य निकालें, तो अगर इस फ्रैक्शन का माध्य निकालना है तो माध्य निकालने का सिंपल यही फार्मूला होता है कि सबको जोड़कर और जो को संख्या रहेगा उतना से भाग कर देना है। मतलब इसमें क्या करना है, ये सबको क्या कर देना है, जोड़ के जो को संख्या रहेगा उतना से भाग कर देना है। जो को संख्या रहेगा क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9, 9 है तो 9 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यही जो निकलेगा वही क्या होगा, मेरा माध्य होगा। सबको जोड़कर जितना संख्या रहेगा उससे भाग कर देंगे तो क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए बेसिकली हमको पहले क्या करना पड़ता है, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जो भी डाटा दिया रहेगा या तो उसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे या घटते क्रम में पहले लिख देंगे। तो मान लेगा हमको बढ़ते क्रम में लेते, सबसे छोटा 3 दिख रहा है तो 3 3 3, 3 बार 3 हो गया। उसके बाद 4 दिख रहा है, 4 एक ही बार दिख रहा है। उसके बाद है 5, 5 के बाद क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 जो कि 2 बार दिख रहा है। 7 के बाद क्या दिख रहा है, 8 जो कि 8 भी 2 बार दिख रहा है। सब 9 को लिखा गया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब माध्यिका क्या होता है, जो इस डाटा के जो बीच में आरोही क्रम में सजाने के बाद जो डाटा के बीच में आता है, तो देख सकते हैं इधर से 4 हटा देते हैं तो बीच में यही आ रहा है। तो जो बीच में आता है वही क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। वही क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। तो माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है, जब ये इसके बीच में 2 को संख्या आता है। जैसे मान लो कि ये इसका विषम संख्या है, संख्याओं का टर्म कितना है, विषम है, 9 है ना। अगर ये 10 गो रहता तो इसके बीच में 1 नहीं आता, 2 आता। और जब 2 आता है तो दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। उसके लिए एक अलग से एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या समझ लेते हैं, बहुलक एक समझ लेते हैं। तो पहले बहुलक का अगर बात करते हैं तो बहुलक किसको कहते हैं, तो बहुलक उसको कहते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया हुआ रहता है। जो इस डाटा में सबसे ज़्यादा बार आया रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ऑब्वियस है 3 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार। इसीलिए इसका जो बहुलक होगा 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ रहेगा वही इसका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला परिसर। तो बेसिकली परिसर क्या होता है, तो परिसर हम लोग उसको बोलते हैं जो सबसे अधिकतम संख्या, सबसे 12 में से क्या करते हैं, सबसे छोटा को घटाते हैं और जो आता है वही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे 12, तो सबसे 12 कौन है, 8 है। तो सबसे 12 में से क्या करना है, घटाना है सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो सबसे 12 में सबसे छोटा घटाने पर जो मिलता है वही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो ये 4 टर्म आपको याद होना चाहिए। चलिए एक माध्यिका देख लेते हैं सम संख्या के लिए। ये क्या है, विषम टर्म दिया हुआ था, जब सम टर्म दिया रहेगा तब माध्यिका क्या होगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 7 6 2 4 5। मान लेते हैं अब इसका हमको क्या करना है, अब इसका हमको माध्यिका निकालना है। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो सजा देंगे पहले। तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, 2, 2 के बाद क्या दिख रहा है, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 6, 6 के बाद 7। क्लियर, सजा दिए। अब इसके जब बीच में जाएंगे ना तो इसके बीच में कोई एक मान नहीं मिलेगा। इधर से 2 लेंगे, इधर से 2 हटाएंगे, इसके बीच में 2 2 आ जाएगा। और जब बीच में 2 आएगा तो माध्यिका निकालने का तरीका बताया जाता है। माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जब बीच में 2 आता है तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो 6 5 कितना, 11 हो जाएगा। 11/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो इसका जो माध्यिका होगा 5.5 आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, जब विषम सम टर्म रहेगा, ठीक है, जब और टर्म इवन टर्म रहेगा तो उस केस में बीच में 2 गो आएगा तो दोनों को जोड़कर क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। माध्यिका निकालने के लिए हमेशा 2 से भाग कर देना है। क्लियर है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब इतना बातें हम लोग समझ गए। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है, माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है। क्या होता है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, बहुलक को पहले लिख ले तो बहुलक बराबर अगर निकालते हैं तो 3 माध्यिका, और ये पूछा भी जाता है बहुत बार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, -2 माध्य होगा। तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। बहुलक के रूप में याद रखें कि 3 में से क्या करते हैं, 2 घटाते हैं, लेकिन 3 का गुना 12 वाला के साथ होता है। 12 में कौन, मतलब माध्य माध्यिका में कौन ज़्यादा 12 लिखाता है, तो माध्यिका 12 लिखाता है। तो इसलिए 3 वाला गुना 12 वाला के साथ होगा, 2 वाला गुना छोटा वाला के साथ होगा। इतना से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये याद रखने के लिए हम बता रहे तरीका। तो ये फार्मूला रट जाइएगा, इसका यूज आएगा बहुत जगह, क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। या डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ रहता है।
क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे का देखते हैं। दो तीन बातें और इसमें ध्यान में रखना है। क्या? वर्ग चिन्ह। एक वर्ग चिन्ह निकालने के लिए देता है तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग। देखो कोई भी हम लोग बारंबारता जब बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है, कोई चीज़ बहुत बार रिपीट करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग अंतराल में बना लेते हैं। सिंपल हम लेते हैं कि वर्ग अंतराल को ऐसे दिखाया जाता है, जैसे कि ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल है, वर्ग अंतराल को 0 से मान लें कि 10 ले लिए, फिर लेंगे 10 से 20, फिर 20 से 30, तो ये एक वर्ग अंतराल है, 30 से 40। इस प्रकार से ये वर्ग अंतराल में क्या कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है कि 0 से 10 के बीच में कितना डाटा आ रहा है, 10 से 20 के बीच में कितना, 20 से 30 के बीच में कितना आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है कि किसी का भी वर्ग चिन्ह, मान लो कि इसी वाला का वर्ग चिन्ह हमको निकालना है, तो किसी का भी वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। तो ऊपरी सीमा कौन है इसका? 20 है। निचली सीमा क्या है? इसको निचली सीमा बोल रहे हैं 10 है। दोनों को जोड़कर क्या करना है? 2 से भाग कर देना है, तो ये आएगा 30 है। 30 में 2 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा वो कितना होगा? 15 होगा। एक होता है वर्ग माप, ये जिसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं, तो इसमें वर्ग माप क्या होगा? इसको हम लोग वर्ग माप बोलते हैं। मतलब वर्ग माप का मतलब होता है कि इसमें कितना का अंतराल ले रहा है, 10-10 का अंतराल दिख रहा है, इसीलिए इसका वर्ग माप कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जितना का अंतराल यहाँ पर रहेगा वही इसका क्या हो जाता है? वर्ग माप हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन उसी टाइप से दे दिया है। यहाँ पे एक अंतराल दिया हुआ है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई दिखाना है। वर्गों की लंबाई मतलब वही हो गया कि वर्ग माप। वर्गों की लंबाई मतलब क्या? वर्ग माप। ये कितना का अंतर दिख रहा है, इसमें कितना कितना का अंतर? 3 का लिया गया, 3 का लिया गया, 3 का लिया गया, तो वही क्या हो जाएगा? वर्गों की लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल देखना, वर्गों की लंबाई या वर्ग माप उसको हम लोग बोलेंगे। तो जितना का अंतराल लिया गया रहेगा वही क्या हो जाएगा? वर्गों की लंबाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस सिंपल दिख रहा है, 2 से 5 मतलब 3, इसमें भी 8, 5 से 3, इसमें भी 8 से 11 मतलब 3 का अंतर दिख रहा है, तो वही वर्गों की लंबाई होता है। बस इतना ही बात ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि बोला है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बोला है कि 4 लगातार विषम संख्या। अब विषम संख्या लगातार कौन सा 4 होगा हमको नहीं पता है, लेकिन हमको अगर इतना तो पता है ना, कम से कम इतना पता है कि अगर कोई विषम संख्या 5 लेते हैं तो लगातार का मतलब अगला विषम संख्या क्या होगा? 7 होगा। 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। तो अगर हम किसी विषम संख्या को पहला इसमें क्या कर रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, और वैसे 2 जोड़ने से क्या हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। इसमें 2 जोड़ने से अगला वाला मिल जा रहा है, इसको हम लगातार विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? लगातार। मतलब क्या है कि अगर पहला वाला विषम संख्या को x मान लेते तो अगला विषम संख्या कैसे मिलेगा? x प्लस 2 करेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना? x प्लस 6 हो जाएगा। इसी का बेसिकली माध्य दिया हुआ है, तो बताना इसमें सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? यही है। तो इसी का मान पूछ लिया है क्वेश्चन में। तो ये इसका माध्य दिया हुआ है। माध्य निकालने का भी फॉर्मूला तुरंत बताए थे कि माध्य कैसे निकलता है। तो सबको क्या करना है? जोड़ देना है। सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। और जो को रहता है उतना से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 बोला है 4 गो। इसको आप सबको जोड़ेंगे तो कौ बार इसमें x आ रहा है? 4 बार, तो 4x हो जाएगा। और 2 + 4 + 6 तो 10 10 2 12, तब अचर पद कितना हो गया? 12 हो गया। अब बटे क्या लिखेंगे? 4, इसलिए कि कौ गो संख्या है? 4 है। तो माध्य निकालने का सूत्र ही होता है कि ऊपर वाला सबको जोड़कर जो गो संख्या रहता है उतना से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो 4 से भाग कर दें। बेसिकली इसका मान दे दिया है क्वेश्चन में कितना है। इसका मान का बात करेंगे तो इसका 6 मान दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत सारा तरीका है। तो पहले इसको अलग अलग कर ले, तो अलग अलग करेंगे तो ये 4 के साथ 4 कट जाएगा, x बचेगा। अब 12 4 से कटेगा, 3 मरते बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x का मान हमको निकालना है, तो 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 में 3 घटेगा, 3 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया? 3। बोला है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या, तो अभ्यास है कि इसमें जो भी संख्या लिखे है इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? यही वाला होगा। अब इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस कितना? 6, तो 9 आएगा। तो सबसे बड़ा जो संख्या होगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य बोला है। प्रथम 6 समप्राकृत संख्या बोला है। प्राकृत संख्या सभी को पता हुआ कि 1 से स्टार्ट होता है,
तो हमको प्रथम 6 सम बोला है, सम, तो सम कितना से 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद कितना आएगा प्राकृत संख्या, शुरुआत से करना है, ठीक। प्रथम मतलब 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, कौ को बोला है 6 को बोला है, कौ को बोला है 6 को लिखना है, तो 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, हो गया प्रथम 6 प्राकृत संख्या। इसी का माध्य हमको क्या करना है, निकालना है। अब माध्य निकालने का तरीका तो आप सीख गए हैं कि माध्य कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ देना है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, कौ को है 6 को है, तो बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जल्दी से जोड़ लिया जाए, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, तो 42 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 42 बट्टे 6, और 42 6 कितना बार में कटेगा 7 मरतबे, इसका माध्य कितना निकल के आएगा 7। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपको इतना पता होना चाहिए प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या क्या होगा। प्राकृत संख्या अगर पहला 6 प्राकृत संख्या बोला जाता तो हम 1 2 3 लिखते, लेकिन सम बोल दिया है, इसीलिए हम कितना 2 से स्टार्ट किए, 2 4 6 8 10, तो 6 को लिखना है तो 6 को लिख लिए, और इसका माध्य निकाल तो सबको जोड़ कर क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका बहुलक निकालना है। बोले थे ना कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तीनों में से कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक या परिसर, ये गारंटी रहेगा आपका कि इसका क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा, डाटा दिया रहेगा, कोई ना कोई चीज़ पूछेगा, माध्य माध्यिका या बहुलक आपको देखने को मिलेगा, या परिसर पूछ देगा, ये नंबर रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी है। बस आपको निकालना सीख लेना है चारों के चारों, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रटना है, चारों के चारों आपको निकालना सीख लेना है, माध्य माध्यिका बहुलक परिसर चारों के चारों निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर से दोबारा वीडियो देखिए और सीखिए, निकालना जरूरी है, निकालने आपको आना चाहिए जरूर। इसमें बहुलक बोला तो बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे अधिक बार आया जाता है, तो इसमें सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है हमको, तो 5 शायद दिख रहा है, 9 2 बार दिख रहा है, 5 3 बार दिख रहा है, 7 2 बार, 8 1 ही बार, तो यही है 3 है, 5 ही होगा, 5 ये 3 बार दिख रहा है, तो इसका बहुलक सबसे अधिक बार यही दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग बस यही लास्ट चैप्टर रह गया है, इसको कंप्लीट करके हम लोग पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट मेरा हो जाएगा। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन पूरी तरह से ये कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रायिकता बोला है, प्रायिकता क्या होता है, जब किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जब जिस चीज़ को हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इतना होगा, तो उसमें हम लोग एक पर बताते हैं कि एक में से ये कितना आ रहा है, तो उसको हम लोग प्रायिकता के नाम से जानते हैं। तो प्रायिकता में बेसिकली प्रायिकता का एक फार्मूला दिया जाता है, जो कि ध्यान में आपको रखना है कि अगर कोई घटना ई हो रहा है, यहाँ पर दर्शाता है पी का दर्शाता है प्रायिकता को, ई दर्शाता है किसी घटना को। कोई घटना हो सकता है, जैसे मान लें कि हम पासे को फेंकते हैं, लूडो छक्का खेलते हो लोग ना, तो उसमें जो पासा होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, तो जब पासे को फेंकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें अनुमान लगा सकते हैं क्या आ सकता है, अनुमान लगा सकते हैं ना। तो जब कोई चीज़ का आने का अनुमान लगाते हैं तो उसी को प्रायिकता कहते हैं। ये क्या है, घटना है। मान लो किसी को 4 आ गया तो क्या होगा, एक घटना घटा, 4 आने का एक घटना घटा ना, तो इसी को हम लोग घटना कहते हैं। तो किसी घटना का प्रायिकता को दर्शाता है पी ऑफ ई। ई कोई क्या है, घटना का नाम दिया हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ बात करा जा रहा है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, आवटे में क्या होता है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा हम पासे का एग्जाम्पल लेते हैं। जब पासे को फेंकते हैं हम बोलेंगे कि पासे पर सम संख्या आने का प्रायिकता बताए। क्या, पासे पर सम संख्या आने का प्रायिकता बताए। तो ये जो होगा सम संख्या आने का प्रायिकता पूछी है तो वो क्या होगा, हम ये घटना हम बोल रहे थे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या होगा। तब पासे पर कितना सम संख्या रहता है, या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। मतलब सम संख्या वाला का जो अनुमानों की संख्या है उसका कितना है, 3 को है। तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, प्रायिकता निकालते टाइम हमेशा उसको ऊपर में लिखेंगे। हमको पता है कि पासे पर कितना संभावना है, क्या क्या चीज़ आने का, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो कुल संभावना कितना, प्रयोग में कुल संभावना कितना है, तो 6 गो है। तो उसको क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं। यही हम लोग का क्या होता है, प्रायिकता होता है। इसका प्रायिकता कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यही हम लोग का प्रायिकता देता है। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते आगे देखते हैं। अब देखिए, एक आता है पूरक घटना। क्या आता है, पूरक घटना।
पूरा घटना को हम लोग क्या अच्छे से दिखाते हैं तो ई बार से दिखाते हैं, या इसको ई डैश से भी दर्शाते हैं। क्या करते हैं? ई डैश से दर्शाते हैं। तो देखिए कोई भी घटना घटित हुआ है और उसका कोई उल्टा घटना घटे, कोई भी घटना घटित हुआ है और उसका कोई उल्टा घटना घटे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरा घटना कहते हैं। जब कोई घटना घटित हुआ है और उसका उल्टा घटना घटे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरा घटना के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अगर बोल रहे हैं कि पासे पर क्या आएगा? 2 आएगा। पासे को अगर फेंकेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, मतलब उसमें 2 आएगा, लेकिन उसका पूरा घटना घट जाए, मतलब 2 को छोड़कर कोई भी और आ जाएगा तो उसका क्या हो गया? पूरा घटना हो गया। तो उसको हम लोग पूरा कहते थे। पूरा घटना जो होता है, पूरा घटना जो हम लोग घटना घटित हो, हम लोग जिसका परिक्ता बोलते हैं वो घटित होने वाला है, तो दोनों का योगफल जो होता है हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर होता है। दोनों का योगफल क्या होता है? 1 के बराबर होता है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पी ऑफ ई का जो बार होगा, मतलब पूरा घटना का परिक्ता निकालना है तो 1 में से जो घटना घटित हुआ है उसको क्या कर दे? घटा दे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको जब पूरा घटना का परिक्ता निकालना रहता है तो 1 में से हम लोग जो घटना घटित हुआ है उसका परिक्ता क्या करते हैं? घटा देता है, इससे भी निकल जाता है। इसी को हम लोग पूरा घटना के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दूसरा आता है असंभव घटना। क्या आता है? असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब क्या है? तो असंभव घटना वैसा घटना जो घटित हो ही नहीं सकता, वैसा घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकता है। जैसे हम पासा में पता है कि पासा में 1 से लेकर 6 तक कुछ आ सकता है, लेकिन कोई बोल देगा कि नहीं 6 से अधिक कुछ आएगा, ऐसा हो सकता है? संभव है? कोई बोलेगा 7 आएगा, तो 7 ऐसा संभव है? तो असंभव घटना होता है। असंभव घटना का परिक्ता हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये ना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब ध्यान में रखना। तो असंभव घटना का क्या होता है? परिक्ता 0 होता है। एक होता है निश्चित घटना। निश्चित घटना मतलब वो घटित होगा ही। निश्चित घटना का मतलब क्या है? कोई हमसे बोल रहा है कि पासे को फेंकेंगे तो 1 में से 6 तक में से कोई ना कोई आएगा ही। तो अभी तो पागल जैसा बात हो गया ना। पासे को जब फेंकेंगे तो कोई हमसे बोल रहा है कि 1 से लेकर 6 तक में कोई ना कोई आना ही है, तो अभी से फेंकेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो कैसा घटना हो गया? निश्चित घटना हो गया। और निश्चित घटना का जो परिक्ता होता है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। निश्चित घटना का जो परिक्ता होता है क्या होता है? 1 होता है। असंभव घटना का परिक्ता जो होता है 0 होता है। तो इसको आपको रट जाना है, याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और चीज़ याद रखिए कि परिक्ता का जो परिसर होता है, परिक्ता का मान हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? तो परिक्ता का जो मान होता है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। परिक्ता का मान हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं होगा। मतलब 0 से छोटा होगा, कोई निगेटिव मान नहीं हो सकता है, या 1 से 12 परिक्ता का मान कभी भी नहीं होता है। तो ये बात आज के बाद समझ ले या याद रखे। परिक्ता का मान 1 से हमेशा छोटा रहेगा, या 0 से 12 रहेगा। 0 से छोटा भी नहीं होगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है, या 1 से 12 मतलब 2, 3, 4 सब परिक्ता का मान कभी भी नहीं आ सकता है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिए होंगे सभी का, इसलिए सबको याद रखना जरूरी था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहाँ पर वही क्वेश्चन दे दिया है कि ई घटना का परिक्ता दिया हुआ है, तो पूछा है कि ई घटना नहीं घटने का परिक्ता, मतलब पूरक मतलब नहीं, पूरक मतलब क्या? ई नहीं का। पूरा का मतलब वही होता है ई नहीं का। ई घटना का परिक्ता दिया है तो ई नहीं का घटना का परिक्ता निकालना है। अभी तुरंत बताए थे, अगर ई नहीं पूरा घटना का पूछेगा तो 1 माइनस क्या होता है? पी ऑफ ई होता है। मतलब 1 में से 0.02 को क्या करना है? घटाना है। बहुत लोगों को ये घटाने भी नहीं आएगा। दशमलव का घटाव बहुत लोगों को घटाने भी नहीं आएगा, ये भी दिक्कत देखने को मिल जाता है। तो ये आपको आना चाहिए घटाने। 1 में से घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 0.98 आएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन सी द करेक्ट वन। जिसको घटाने आता है घटा ले, नहीं आता तो दशमलव का घटाव सीखे, तभी जाके आएगा, अगर नहीं आता है तो। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे दिया हुआ है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है और ऊपर आने वाले अंकों के अंतर 0 होने की परिक्ता क्या होगी? अब देखो 2 पासे को एक साथ फेंक दे रहे हैं, ठीक है। जब 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों पर ऐसा क्या है कि उसका एक में से दूसरे का अंतर निकाले तो क्या आ जाए? 0 आ जाए।
देखिए जब भी दो पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावना क्या होता है, टोटल 36 को होता है। अगर आप 10 क्लास का प्रायिकता पढ़ेंगे तो कम से कम इतना आपको जरूर पता होगा कि जब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभावना कितना होता है, 36 होता है। कैसे, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि हो सकता है पहला पासे पर एक आए, दूसरा पर एक आए, दोनों पर सेम आ जाए, या हो सकता है पहला पर एक आए, दूसरा पर 2 आए, पहला पर एक आए, दूसरा पर 3 आए, पहला पर एक आए, दूसरा पर 4 आए, पहला पर एक आए, दूसरा पर 5 आए, पहला पर एक आए, दूसरा पर 6 आए। ऐसा संभावना बनता है। इस तरह से यह संभावना ये बनेगा कि पहला पर अब 2 आए, दूसरा पर 1 आए, पहला पर 2 आए, ये 2 वाला फिक्स रखो और दूसरा वाला का चेंज करते जाओ। तो पहला पर 2 आए, दूसरा पर 3 आए, पहला पर 2 आए, दूसरा पर 4 आए, पहला पर 2 आए, दूसरा पर 5 आए, पहला पर 2 आए, दूसरा पर 6 है। तो इस तरह से टोटल संभावना कितना बनता है, टोटल 36 संभावना बनता है। कितना बनता है, तो इसमें कुल परिणामों की जो संख्या होगा कितना होगा, 36 होगा। मतलब प्रायिकता निकालते टाइम नीचे में कितना आ जाएगा, 36 आएगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अब ऊपर वाला का देखते हैं, बोला है कि ऐसा दोनों पर क्या आएगा जिसका अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए अंतर 0 कब आएगा, जब ये वाला आएगा 1 1 आएगा, इसलिए दोनों पर 1 1 आएगा, तभी जाकर एक में से घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। या ये 2 2 वाला आएगा तभी जाकर क्या होगा, 0 होगा। या ये 3 3 वाला आएगा तभी जाके क्या होगा, 0 होगा। ये 4 4 दोनों पे आ जाए तभी जाके क्या होगा, 0 होगा अंतर। या 5 5 आ जाए तभी जाके क्या होगा, 0 होगा। या 6 6 आ जाए तभी जाके क्या होगा, 0 होगा। तो इसी 6 केस में क्या होगा, 0 हो सकता है उसका अंतर। मतलब ये तो या तो इसका अंतर 0 होगा, या तो इसका अंतर 0 होगा, या तो इसका, या इसका। मतलब इसका अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना देखने को मिल रहा है, 6। टोटल कितना है, 6। इसलिए ऊपर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 से ये कटेगा कितना, 6 मरतबे, तो इसका प्रायिकता कितना निकल के आएगा, 1/6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि यदि 2 सिक्कों को उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। जब भी 2 सिक्कों को फेंकते हैं तो पहले संभावना क्या क्या होता है। जब एक साथ 2 सिक्कों को फेंकेंगे तो हो सकता है पहला वाला पर भी हेड है, दूसरा वाला पर भी हेड है, या पहला वाला पर हेड, दूसरा पर टेल है, या पहला वाला पर टेल और दूसरा पर हेड है, या दोनों पर क्या आ जाए, टेल टेल। तो यही 4 संभावना पॉसिबल है जब 2 सिक्कों को फेंकते हैं। तो 2 सिक्कों को फेंकेंगे दोनों पर हेड आ जाए, या पहला वाला पर हेड, दूसरा पर टेल, या पहला पर टेल, दूसरा पर हेड, या दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो यही 4 संभावना है। मतलब प्रायिकता निकालने में नीचे में कुल संभावना कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्रायिकता पूछा कितना है, किसका है, तो दोनों सिक्कों को उछाले जाने पर दोनों पर क्या है, शीर्ष। शीर्ष को हम लोग बोलते हैं हेड। शीर्ष को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। मतलब पूछ रहा है कि दोनों पर हेड आने वाला संख्या कितना है। तो अभी से दोनों पर हेड आने वाला एक ही है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब प्रायिकता क्या निकल के आएगा, 1/4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रायिकता का क्वेश्चन बनाते हैं। ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होता है। अब एक बार आपको दिमाग खुल गया तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ष में एक महीना या वृक्ष चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने के प्रायिकता कितना हो। देखो हम लोग पता है कि कुल महीनों की संख्या कितना होता है साल में। तो साल में कुल महीनों की संख्या कितना होता है, 12। मतलब इसमें संभावित मंथ कितना हो गया, 12। कुल संभावित मंथ कितना हो गया, 12। और नीचे में हो गया। अब इसमें से एक महीना या अधिक चुन रहे, और ये जो महीना चुन रहे वो क्या हो सकता है, जून हो सकता है या सितंबर। मतलब 2 या चुनने की संख्या क्या है, 2 ही है ना। मतलब या तो जून आएगा या सितंबर आएगा। इसका मतलब ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही मंथ को चुन सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितना, 1/6। तो इसका प्रायिकता कितना आ जाएगा, 1/6, जो कि ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता। जब एक पासे को फेंकते हैं तो बोला जा रहा है कि या तो 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। अभी हम थोड़ा देर पहले ही समझा रहे थे कि पासे में कुल संभावना क्या है, 6 गो है। या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभावना कितना है, 6 गो है। पूछा है कि उसका प्रायिकता निकालना है, या तो 4 या 5 आने का। मतलब इसमें से 2 कोई आ सकता है, 4 या 5। तो उसका प्रायिकता क्या होगा, तो कितना, इसका 2 को संख्या हो रहा है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ये कटेगा 2 से 3 मरतबे, तो 1/3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है
एक लास्ट चैप्टर यहाँ पे बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो सबसे पहला चैप्टर ही आपको पढ़ना है, तो इसमें हम कुछ चीज़ों का जानकारी पहले आपको दे देते हैं संख्या के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या अंतर होता है? तो जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, जैसे हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। हम 1 लिखेंगे तो 1 गुणनखंड का मतलब होता है वैसा फैक्टर जो उससे क्या हो जाए? कट जाए। तो 1 सिर्फ 1 से ही कटेगा तो इसका 1 ही होता है। 2 जो होगा 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। 3 जो होगा 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। वैसे ही 4 जो होगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये इतना से कट सकता है। तो ये इसका ये फैक्टर कहलाता है। 5 का लिखेंगे तो ये 1 और 5। 6 का लिखेंगे तो 1 3 1 2 भी से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 7 का लिखेंगे तो ये 1 से और सिर्फ 7 से कटेगा। 8 का लिखेंगे तो ये 1 से 2 से 4 से और 8 से। तो अब देखिए इस तरह से सभी संख्या को लिख सकते हैं। इतना तो बात क्लियर थी। इस संख्या को, सभी संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 का सिर्फ केवल 2 फैक्टर है, 3 का केवल सिर्फ 2 फैक्टर है, 5 का केवल सिर्फ 2 फैक्टर है, 7 का केवल सिर्फ 2 फैक्टर है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका जिसका 2 फैक्टर है उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका 2 फैक्टर होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या होता है। अब ये एक जो होता है ना तो ये तो भाज्य संख्या होता है और नहीं अभाज्य संख्या होता है, इसलिए कि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर है? तो अब आपको पता चल गया होगा जो अभाज्य संख्या होता है क्या होता है? 2 3 5, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे अभाज्य संख्या, लगभग 50-60 अभाज्य संख्या, जरूर 100 तक तो जरूर आप अभाज्य संख्या आपको याद होना चाहिए, नम दिमाग में चलना चाहिए 100 तक, तभी जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। बोला जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन होता है? सम अभाज्य, जो सम संख्या भी है और अभाज्य है, तो एक ही सम अभाज्य संख्या होता है जो कि कौन होता है? 2 होता है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। और इसे भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो देख सकते हैं इसमें 3 फैक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इससे। इस सबसे क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे छोटा, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात किया जाता है दूसरा, एक आता है सह अभाज्य संख्या। देखिए जो सह अभाज्य होता है ना वो क्या बताता है? तो सह अभाज्य संख्या 2 संख्या के लिए बताया जाता है। सह अभाज्य संख्या किसके लिए बताया जाता है? 2 संख्या, पेयर ऑफ संख्या होना चाहिए, मतलब पेयर होना चाहिए। संख्या क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग सह अभाज्य संख्या बता सकते हैं। तो सह अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो बेसिकली वैसा 2 संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसको अगर लिखेंगे सह अभाज्य, सह अभाज्य हमेशा जोड़ा में बताया, जैसे 6 और 6 के साथ क्या ले? 6 और 5। इसमें कोई भी एक को छोड़कर कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 6 और 5 में कुछ कॉमन गुणनखंड है क्या? नहीं है, तो ये सह अभाज्य संख्या का पेयर कहलाएगा। कोई भी लिख सकते हैं 3 के साथ 7, ये भी सह अभाज्य संख्या है। 12 के साथ 13, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो ये सब के सब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, जब जिसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो ऐसा संख्या का जोड़ा जिसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना बात क्लियर है? अब देखिए जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो एक चीज़ पूछा जाता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या के बारे में पता होगा कि सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? सम संख्या स्टार्ट होता है 2 4 6 8, इसे ये सम संख्या होता है। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या होता है? विषम संख्या होता है।
तो देखो सम संख्या का जो व्यापक रूप लिखा जाता है, तो इसका व्यापक रूप कैसे लिखा जाता है, 2n से दर्शाया जाता है। n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, मतलब ये n जो होता है प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। इसको दर्शाया जाता है 2n प्लस 1 से, 2n प्लस 1 से। यहाँ पर 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 से भी दर्शाया जाता है। ये दोनों तरीका से लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या को दर्शाया जाता है। और n यहाँ पर भी कोई भी क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या हो सकता है। n का मान रखेंगे तो यहाँ पर सब विषम संख्या मिलेगा, इसमें सम संख्या मिलेगा। तो ये जनरल रूप होता है, और जनरल रूप आपको याद रहना चाहिए, इसलिए बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखा जाता है। दो क्वेश्चन में देगा कि a और b अभाज्य संख्या क्या है, a और b अभाज्य संख्या है तो HCF बताए। तो देखिए जब भी a और b अभाज्य संख्या रहेगा, HCF पूछेगा तो हमेशा 1 होगा। a और b क्या रहेगा तो अभाज्य रहेगा, तब अभाज्य रहे या स अभाज्य, नाम इसको याद कर लेना है, स अभाज्य रहे। तो ये दोनों केस में a और b अगर स अभाज्य संख्या है, फिर से एक बार लिख देते हैं, तो इसका अगर HCF पूछा जाता है, HCF a और b का पूछा जाता था 1 होता है, और LCM पूछा जाता है a और b का, तो ये a गुने b होता है। ये नाम आपको रट जाना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक। कि अगर a और b स अभाज्य संख्या है या क्या है, अभाज्य संख्या है या स अभाज्य संख्या है, तो उसका जो LCM होता है क्या होता है, a गुने b होता है, और HCF जो होता है 1 होता है, ठीक। तो ये नाम आपको पूरी तरह से क्या करना है, ध्यान से रट लेना है। क्लियर है। तो अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब ये होता है, देखो परिमेय संख्या जो होता है वो दो टाइप का होता है। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है वो दो टाइप का होता है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग जिसमें शांत होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत आवर्ती दशमलव होता है। तो दो प्रकार के परिमेय संख्या देखने को मिलता है। शांत का मतलब होता है कि अगर कुछ संख्या से, मान लो कि यहाँ पर 5 है, 5 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के कितना होगा, तो 2 दूना के 4, और फिर 1 बचेगा तो 1 पर दशमलव लगा के 0 बैठाएंगे तो 5 दूना के 10। तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या हो जा रहा है, अंत हो जा रहा है। जब दशमलव के बाद अंत हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। और अगर हम अशांत का बात करते हैं, जैसे अगर 11 को 3 से भाग करेंगे तो 11 या 3 3 के 9, 2 बचेगा तो क्या 6 18, फिर 2 बचेगा 6 18, तो ये 6 क्या होता जाएगा, रिपीट करता है। तो ये खत्म नहीं होता है, लेकिन ये रिपीटेशन करता है, मतलब ये रिपीट करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो ये दो प्रकार के देखने को मिल जाता है। तो ये दो प्रकार की जो परिमेय संख्या होता है उसको देखते ही हम कैसे बता दें, उसको देखते ही कैसे बता दें कि ये शांत वाला है, शांत दशमलव है, और ये अशांत आवर्ती दशमलव है, देखते ही कैसे बताए। तो देखिए इसका जो हर होगा ना, जो परिमेय संख्या का इसका जो हर होगा, हर हमेशा किस रूप में रहेगा, 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा। 2 के पावर m या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ 2 के पावर m रहेगा या 5 के पावर n रहेगा। मतलब दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, दोनों साथ में रहे, दोनों में से कोई एक रहे या दोनों साथ में रहे, तो हमेशा क्या होगा, वो कैसा संख्या होगा, तो हमेशा जो होगा वो शांत दशमलव होगा। इसको छोड़कर हर में कुछ भी रहे, इसको छोड़कर हर में कुछ भी रहेगा, वो क्या रहेगा, अशांत आवर्ती दशमलव रहेगा। वो क्या रहेगा, अशांत। हर मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला को बोलते हैं। ये नीचे वाला अगर 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 का गुणनफल के रूप में रहे तो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। अगर उसमें से छोड़कर कुछ भी आ जाए तो हमेशा क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें कौन सा दशमलव पास शांत है। देखिए शांत बताने के पहले ऊपर नीचे कोई कटने वाला पद तो नहीं है, पहले चेक कर लेना है। ऊपर नीचे कोई कटने वाला, काटने के बाद ही देखना है कि नीचे में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, नीचे में 2 रहे 5 रहे या 2 या 5 होना चाहिए। तो पहले अशांत मतलब शांत वाला पूछा है। तो देखिए इसमें हमको दिख रहा है 2 और 5 है, लेकिन कटने वाला नहीं है। कुछ कटने वाला है क्या, तो 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, कटने वाला नहीं है। और नीचे में 2 और 5 का यहाँ पर दिख रहा है फैक्टर, मतलब यही वाला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, देखते यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख
दिख रहा है, वहाँ पे 7 दिख रहा है, तो सर कभी भी शांत नहीं हो सकता है। बस एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें 2 और 5 दिख रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो कटने वाला होगा काट के बताना है हमें से। जैसे कि मान लो कि ये कटने वाला है, हमको पता है 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 5 से कटेगा, तो इसको 5 के स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। 5 के पावर 3 का मतलब यहाँ पर 2 को 5 लिख लिया, यहाँ पर 1 को 5 लिख दिए। ये 5 से ये क्या होगा, 3 मरतबे कट जाएगा। तो काटने के बाद ही हमेशा क्या करना है, नीचे वाला को देखना है कि 2 और 5 है कि नहीं। काटने के पहले ही मत देखना है, तो गलती हो जाएगा वहाँ पे, इस बात को ध्यान देना है। काटने के पहले वहाँ पर नहीं चेक करना है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ बोला है कि p/2 के पावर n 5 के पावर 1 के रूप में इसको व्यक्त करना है। देखिए जब भी दशमलव में दिया है उसको उस रूप में व्यक्त करना है, ये दिया हुआ है और इसके रूप में p का मतलब यहाँ पर ऐसा बोला है कि ऊपर में कोई कटने वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए, 0.05 दिया हुआ है। तो पहले दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है, तो दशमलव हटाने का तरीका आप जरूर पढ़े होंगे कि यहाँ पर दशमलव की जगह 1 बैठाया जाता है, उसके बाद जितना अंक रहता है उतना क्या करते हैं, इसमें 0 लगा देते हैं। 3 अंक है तो 3 क्या कर दिए, 0 लगा दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको पहले कटने वाला है उसको काट देता है। हमको दिख रहा है ऊपर में भी 5 अंत में दिख रहा है, 0 दिख रहा है, मतलब 5 से कटेगा। 5 दूना का 10, ये 200 मरते है, 5 एकम 1 5 एकम 1। अब पता है कि 101 कटेगा नहीं, 101 किसी से कटेगा क्या, 101 कटेगा नहीं, लेकिन 101 सबके ऑप्शन में ऊपर में दिख रहा है। और 200 को हमको फैक्टराइज करना है, 2 और 5 में इसको ब्रेक करना है। 200 का गुणनखंड कर दे, तो 200 का गुणनखंड करेगा तो कोई बच्चा ऐसे करेगा, ऐसे ही कर ले। यहाँ पर 100 मरतबे, फिर 2 से कटेगा ये 50 मरतबे, फिर 2 से कटेगा 25 मरतबे, अब 5 से कटेगा। आपको दिख रहा होगा 2 को 5 और 3 को 2, तो क्या आ जाएगा 101/2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक कर ले, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम वाला एक क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। a बराबर BQ + R आप एल्गोरिथम पढ़ते होंगे। इसमें b का मान दिया है, q का मान दिया है, r का मान दिया है, a का मान पूछ दिया है। तो बहुत आसान है, इसमें b का मान दिया हुआ है, तो b की जगह b का मान रखेंगे। b का मान कितना दिया है 4, q का मान दिया है 5 और r का मान 1 दिया हुआ है। तो 4 × 20 + 1 कितना 21 हो जा रहा है। तो a का मान कितना आ गया 21। तो कुछ करना ही नहीं था, सब मान दिया हुआ था, उसमें क्या करना था, सिंपल रख देना था। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। लगभग हमको उम्मीद है कि ये लगभग 4 घंटा का वीडियो हो चुका है, लेकिन हम लोग इसमें पूरे तरह से पूरा जितना चीज़ों की ज़रूरत है सब चीज़ों का डिस्कशन कर दिए। सिर्फ क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया है, बल्कि पूरा थ्योरी का भी डिस्कशन कर दिया गया है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे थ्योरी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करने जाते हैं। जो भी बच्चे जुड़े रहे सभी को थैंक यू, और जितने बच्चे हो सकता है इस वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि अगर उनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है फिर भी चाहते हैं 50 में 50 नंबर लाए, तो ये वीडियो को जरूर उनके पास शेयर कीजिए। चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।